students, welcome to Bazinga Science classes, and today we are going to talk about tissues, class 9th chapter tissues और उसका पहला पार्ट हम आज करेंगे plant tissue. Now I am going to discuss each and every aspect of plant tissue जो कि आपकी NCERT में दिया हुआ है. I am going to talk about all the details. This is not going to be 5-minute video, just concept video, because वो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको already YouTube पे. बट द प्रॉब्लम विद दोज वीडियोज़ आर आपको समझ में तो आ जाता है बट जब आप एग्जाम में आंसर करने बैठते हैं यू डू नॉट गेट इट, यू डू नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर और वहाँ पे मार्क्स कट होते हैं. तो क्या डिटेल्स, क्या माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. आई एम गोइंग टू स्टिक टू NCERT एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम्स ओनली. Okay, so let us start with plant tissue. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड प्लांट टिश्यू को हम दो टाइप के टिश्यूज़ में डिवाइड कर सकते हैं. प्लांट, पूरी बॉडी प्लांट की जो है उसमें दो तरीके के टिश्यूज़ हैं. एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू. नाउ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ऐसा टिश्यू जो कि थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करता रहता है. इट्स एवर डिवाइडिंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू, राइट. परमानेंट में क्या होता है? वो मेरिस्टेमेटिक से ही बनता है. परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक से ही बनता है. जस्ट जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देता है, लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा परमानेंट टिश्यू बन जाता है. परमानेंट टिश्यू में भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, लोकेशन ऑफ द प्लांट. एंड सिमिलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लांट तीन तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन जहां पर भी ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. दूसरा आपका है परमानेंट टिश्यू, जो मैंने अभी आपको बताया. ये टिश्यूज फर्दर डिवाइड नहीं करते. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट फर्दर डिवाइड नहीं करते. यही बेसिक डिफरेंस है और ये हमें याद रखना है. परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू में अगेन तीन टाइप के टिश्यू होते हैं. ये डिवीजन जो है फंक्शन के बेसिस पे है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. सो 3 टाइप ऑफ परमानेंट सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और दो तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. सो लेट अस टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम. ये एक टिपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है इसमें? किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको एक बिग न्यूक्लियस नजर आएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म नजर आएगा, लेकिन उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है ना, वो नजर नहीं आएगी क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते. वैक्यूल्स भी, प्लांट वैक्यूल हम सब ने सुना है ना, बहुत बड़े हैं. 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, बड़े बड़े प्लांट वैक्यूल होते हैं. लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप जब देखेंगे उसमें वैक्यूल ना के बराबर होते हैं. ओके, अब लोकेशन की हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. मैंने आपको बताया था लोकेशन के बेसिस पे ही हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला था हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लेटरल. नाम भी जगह के हिसाब से ही है. एपिकल मीन्स एपिसेस, दैट इज टॉप, तो टॉप ऑफ द प्लांट, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो, एंडिंग पार्ट आपकी प्लांट की वहां पे मिलेगा हमें एपिकल मेरिस्टेम. दैट इज टॉप ऑफ द शूट, शूट का टिप, और रूट का टिप, दोनों जगह आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा. अगर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है टिप पे दोनों जगह, तो बट वेरी ऑब्वियस इसका डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होगा प्लांट की लेंथ बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में. अगर शूट पे है तो शूट की हाइट बढ़ाएगा और रूट में रूट की लेंथ बढ़ाएगा. ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरिस्टेम है क्योंकि ये प्लांट में हर जगह नहीं पाया जाता बल्कि बहुत स्पेसिफिक जगह पे पाया जाता है. ये जनरली इंटरनोड में पाया जाता है. जो प्लांट के नोड होते हैं ना, आपने वो लाइंस नोटिस की होगी, शुगर केन पे बीच बीच में लाइंस होती हैं, दोज लाइंस आर कॉल्ड नोड्स, और उन दोनों लाइन के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं इंटरनोड. अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? एक, नॉर्मल प्लांट्स में ब्रांचिंग करा सकता है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रास टाइप के प्लांट में, क्योंकि ग्रासेस में हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्टेम नहीं होता, तो एपिकल मेरिस्टेम बहुत काम नहीं करता. ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ही वजह से ग्रासेस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, ठीक है. नाउ तीसरे तरह का मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम देखो ये साइड्स में मिलता है. अगर साइड में है तो ये इस तरीके से डिवाइड करता है, बेसिकली वो प्लांट की विड्थ बढ़ाता है, ठीक है, गर्थ बढ़ेगी प्लांट की. जैसे एक पतला स्टेम आपका मोटा
ट्रंक बन जाता है ट्री का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, ओनली सोनली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ना अगर आप देखने जाओगे तो यू कैन सी इजिली, ये है आपके ये ओरिजिनल सेल्स हैं, देखिए ये है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एक रूट टिप है। ओके, अगर आप किसी भी प्लांट का ट्रंक, सॉरी ट्री का ट्रंक अगर काटोगे तो आपको ये लाइंस दिखती है, ये लाइंस भी आ रही होती है, ये गर्थ भी बढ़ रही होती है, किसकी वजह से? आपके लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इससे इस साइज का होता है, फिर इस साइज का आता है, ये बढ़ रहा है चौड़ाई में लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस का काम क्या होता है? जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, वो डिवाइड करने के बाद अपना काम चूज करती है, उसको एक स्पेसिफिक काम असाइन किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में कोई सेल डिवाइड की, वो लंग में है तो उसको काम मिलेगा रेस्पिरेशन करने का, तो उसने स्पेसिफिक काम ले लिया। अब लंग की सेल डाइजेशन नहीं करेगी। ठीक उसी तरह कोई भी सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बीट प्लांट और बीट एनिमल, कोई भी सेल जब डिवाइड करती है एक स्पेसिफिक रोल ले लेती है, और ये स्पेसिफिक रोल लेने को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिविजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन। लेकिन जब ये सेल स्पेसिफिक काम ले लेती है तो फर्दर वो डिवाइड करना बंद कर देती है और परमानेंट बन जाती है। आई बिलीव यू रिमेंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट जब भी कोई मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देती है, फर्दर डिवाइड नहीं करती है, तो वो परमानेंट बन जाती है। तो बेसिकली कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू परमानेंट बनती है। 2 चीजें उसमें होती हैं, एक वो स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन ले लेती है, राइट, और दूसरा इट लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर मैं आपको बताऊं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मैंने आपको क्या बताया, सारे परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस किस तरह के परमानेंट टिश्यू को फर्दर बर्थ देते हैं और फॉलो करते हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपके एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे थे? टिप पे। तो एपिकल मेरिस्टेम से जब परमानेंट बनेंगे ना, तो इसमें बनेगा आपका, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन जब आपके परमानेंट बनते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें आपका बनता है प्रोटोडर्म, ये बनाता है आपका एपिडर्मिस, जो प्लांट का एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव पार्ट होता है ना, वो आपका एपिकल मेरिस्टेम का परमानेंट वर्जन से बनता है। ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड कभी भी प्लांट के लैंग्वेज में जो सेंटर का फिलिंग पार्ट करेगा उसको ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड मेरिस्टेम इज समथिंग जो ट्रंक के बीच में मिलेगा, अगर ट्रंक को काट दिया आपने, सेंटर में आपको जो मिल रहा है वो ग्राउंड मेरिस्टेम है। और प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम इज द प्रिकर्सर जो कि वैस्कुलर टिश्यू को ग्रो कराता है और फर्दर राइज करता है वैस्कुलर टिश्यूज से। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो एपिकल मेरिस्टेम के परमानेंट होने से आपका एपिडर्मिस बनता है, ग्राउंड टिश्यू बनता है और वैस्कुलर टिश्यू बनता है। ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं सेकंड टिश्यू की, लेटरल मेरिस्टेम, तो इससे हमारा सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। अब सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग योर ट्री, ट्री का जो स्टेम का गर्थ है उससे उसको ट्रंक बनाने में। देखो आपका ट्री, जो सिंपल प्लांट होता है वो ग्रीन होता है उसका स्टेम, राइट, लिविंग होता है, लेकिन अगर आप ट्री की बात करें तो आपको बार्क नजर आता है और बहुत डेड मटेरियल मिलता है। वो सारा सेकेंडरी कैम्बियम से बनता है, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू से बनता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम का परमानेंट सेल्स। ओके, और उसी में आते हैं आपके कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का काम भी यही है, फेलोजन क्रिएट करना और पेरिडर्म क्रिएट करना। दिस इज अगेन, जब ट्री बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है तो वो कॉर्क कैम्बियम क्रिएट करता है, जिससे आपका ट्री का गर्थ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के कैम्बियम ही बन रहे होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू और पेरिडर्म। ओके, ये लेटरल मेरिस्टेम के परमानेंट वर्जन से बनते हैं। थर्ड टाइप का आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये जो है नोड ऑफ ग्रासेस में मिलता है, इसके परमानेंट होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, नाउ अब समझो आपकी परमानेंट में हमारे पास कितने तरीके के टिश्यूज हैं। परमानेंट में हमारे पास 3 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू, दूसरे होते हैं सपोर्टिव टिश्यू, और थर्ड है कंडक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आते हैं एपिडर्मिस और कॉर्क, हमने देखा था ये हमारे किससे बनते हैं, हमारे एपिकल से बन जाते हैं। सपोर्टिव टिश्यू, जिनको हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है इस समय, जो परमानेंट में आते हैं, दीज आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 तरीके के सपोर्टिव टिश्यू हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक से जब परमानेंट होती है सेल तो बनते हैं। दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट, यू रिमेंबर सिंपल परमानेंट टिश्यू।
सो दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। और उसके बाद सिंपल परमानेंट के बाद आपके पास है कंडक्टिव टिश्यू, जो कि है जाइलम और फ्लोएम। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट की कैटेगरी में आते हैं। जब हम परमानेंट टिश्यू को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल में आते हैं आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। उसके अलावा आपके पास दो तरीके के टिश्यू होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में, जो कि है एपिडर्मिस और कॉर्क। अब एपिडर्मिस दिखता कैसा है? एपिडर्मिस देखो, ये जो सेल वॉल है ना, उसके ऊपर ये साइटोप्लाज्म है। ये आपको अनियन सेल याद है थोड़ी सी भी? तो अनियन सेल में साइटोप्लाज्म वगैरह है। उसी तरह जब आपकी प्लांट ग्रो करता है, स्टेम ग्रो करता है, तो उसके बाहर स्टेम के आउटसाइड में एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की लाइन बनती है, जो कि बार्क की तरह हार्ड नहीं होती। ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो परमानेंट बनता है, पर प्राइमरी लेवल पे डिवीजन हो रहा है और बहुत ज़्यादा डेड टिश्यूज इसमें कम है। ये बनते हैं हमारे एपिडर्मिस। ये कॉर्क कैम्बियम से बनता है एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द यंग प्लांट्स। फिर आता है आपका कॉर्क टिश्यू। कॉर्क सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है, ये पूरी तरह से डेड होता है। ठीक है, और कॉर्क सेल आपको, ये देखो यहाँ पे आपको रप्चर्ड एपिडर्मिस मिल रही है। एपिडर्मिस को रप्चर करके उसके आगे बनता है। मतलब सबसे पहला प्रोटेक्टिव लाइन किसी ग्रीन प्लांट में बनेगा, वो बनेगा एपिडर्मिस। उसके बाद जब ट्री और ग्रो करेगा तो एपिडर्मिस से भी बाहर बनेगा आपका कॉर्क सेल, जो कि कंप्लीटली डेड होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है बार्क बनाने में। ठीक है, अब अगर हम प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करें जो एपिडर्मिस और कॉर्क है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन और फंक्शन। नाउ दिस टेबल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लो एपिडर्मिस। इसकी सेल्स इलोंगेटेड होती हैं और फ्लैटेंड होती हैं और कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे तो इसका जो मेन काम है, कोर काम है प्रोटेक्शन का, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां से एपिडर्मिस का काम है कि वो किसी भी फर्दर माइक्रोऑर्गेनिज्म, पैरासाइट को अंदर ना आने दे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाए। तो प्रोटेक्टिव लेयर को हमारी कंटिन्यूअस होना पड़ता है, दैट्स वाई नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इलोंगेटेड और फ्लैटेंड सेल इंश्योर करती है कि वो पूरा एरिया एक पतली शीट जैसी सेल से कवर हो जाए। ओके, लोकेशन कहाँ है? प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट, एवरीवेयर। ठीक है, एपिडर्मिस इज द प्राइमरी प्रोटेक्शन। ठीक है, सारे प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑब्वियसली प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। डेसिकेशन मतलब पानी जल्दी से सूखे नहीं, बुरी कंडीशन में भी वो प्लांट को विल्टिंग से मैक्सिमम बचाता है और जितना बचा सकता है। और इन्फेक्शन, जैसे किसी भी तरह के पैरासाइट, फंजाई कुछ एंटर ना कर सके, इसके लिए कंटिन्यूस शीट बनाता है, बैरियर क्रिएट करता है, उसके अंदर किसी को आने नहीं देता। ओके, अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में बनता है। ठीक है, ये इसके सेल रेक्टेंगुलर होते हैं। अगेन इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, लेकिन इसके सेल में मिलते हैं हमें वैक्यूल। रीजन क्या है? क्योंकि ये सेल डेड है। ठीक है, डेड सेल के अंदर वैक्यूल मिलना ज्यादा आसान है, मतलब दे आर अबाउट टू गेट डेड। यू नो, आउटर लेयर कॉर्क बिल्कुल डेड होगा, थोड़ा सा इनर लेयर अभी भी वैक्यूल होगा, देयर इज लिविंग बट नो डिविजन फर्दर। ओके, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर formed after epidermis undergoes certain changes, that is the secondary growth। सबसे पहला प्रोटेक्शन बना एपिडर्मिस से, उसके बाद जब एपिडर्मिस undergoes certain changes तब हमारा कॉर्क बनता है, मतलब जब प्लांट आपका ट्री बन रहा होता है। ठीक है, ये भी काम वही है, डेसिकेशन को प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शन और साथ में मैकेनिकल इंजरी को भी रोक लेगा, बिकॉज वी ऑल नो स्टेम को तोड़ना आसान है, बट अगर हम ट्री के ट्रंक की बात करें इट्स वेरी वेरी हार्ड, तो मैकेनिकल इंजरी से भी बचा सकता है कॉर्क। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू। नाउ वी सी आर सपोर्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मतलब है, पैरा मीन्स beside and एन्काइमा मीन्स फिलिंग। यू नो, अपार्ट फ्रॉम मेजर सेल रेस्ट ऑफ द पार्ट को फिल करना होगा ना, किसी चीज को स्टफ करना है। तो जैसे कि आप कोई गिफ्ट पैकिंग करते हो, ठीक है, आपने उसमें, अगर आपने एक बॉक्स लिया, उसमें आपने सेंटर में कोई एक ट्रिंकलेट रखा या कुछ एक छोटा सा शो पीस रखा, उसके बाद अगर आपको बॉक्स खाली सा लगता है तो क्या करते हो आप? थोड़े से थर्मोकोल्स डाल देते हो, ब्यूटीफुल थर्मोकोल बॉल्स डाल देते हो। ठीक है, तो उनका एग्जैक्टली बहुत यूज नहीं है, दे आर नॉट मेन बट दे आर डूइंग द मेन पैकेजिंग।
उसी तरीके से पेरेन्काइमा की सेल ना वो थर्मोकोल बॉल्स के जैसी हैं, वो बेसिक फिलिंग का काम करती हैं, ग्राउंड टिश्यू का काम करती हैं। मतलब कि अगर लीफ में आपकी क्लोरोफिल वाली मीजोफिल सेल्स हो गई, आपकी स्टोमेटा हो गई, बची हुई एरिया को कौन फिलअप करेगा? पेरेन्काइमा फिलअप करेगा। अगर आपका फ्रूट हो गया, फ्रूट में स्टार्च वगैरह को स्टोर करना है तो अगेन पेरेन्काइमा करेगा, क्योंकि ये फिलअप करता है। ठीक है, और फिलिंग के अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है स्टोरेज। ठीक है, कॉलेनकाइमा, कोला का मतलब होता है ग्लू, तो इट इज समथिंग विच इज हैविंग ग्लू इन इट, ग्लूई सा टेक्सचर है। ठीक है, दैट्स वाई द नेम कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरस का मतलब होता है हार्ड, इसीलिए आपके बॉडी में स्केलेटन होता है, राइट? हार्ड, समथिंग हार्ड, तो हार्ड सा स्ट्रक्चर है और हार्ड सा टेंडेंसी है स्क्लेरेनकाइमा का। ओके, नाउ हम डिटेल कर लेते हैं ठीक उसी तरह, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टिश्यू। ओके, पेरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले समझो ये अनस्पेशलाइज सेल है, मतलब सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड तो हो गई है, लेकिन अभी इसने कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं लिया है, मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ अभी डिवाइड करने की एबिलिटी खो दी है, पर अभी कोई स्पेशलाइज फंक्शन अक्वायर नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि इसने अक्वायर नहीं किया है तो दे आर लिविंग। डू अंडरस्टैंड, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ऑलवेज लिविंग, क्योंकि वो डिवाइड कर रही है तो उसके लिए उसको लिविंग होना जरूरी है। बट प्लांट के पास क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी नीड नहीं होती, प्लांट कैन अफोर्ड टू हैव सर्टेन डेड सेल्स इन इट। ओके, परमानेंट सेल में बहुत सारी सेल डेड होती है, ओके, क्योंकि वो बस स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन परमानेंट सेल में, परमानेंट टिश्यूज में कुछ टिश्यूज जो है वो लिविंग भी होते हैं, और उसमें से एक है पेरेन्काइमा। ठीक है, इसके सेल वॉल थिन होती है और लार्ज वैक्यूल मिलेंगे, वैक्यूल बनना शुरू हो गए क्योंकि अब इसने डिवाइड नहीं करना फर्दर। थिन सेल वॉल है लेकिन लिविंग सेल है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें न्यूक्लियस भी मिल जाएगा। लूजली पैक्ड होती है, इसका मतलब क्या हुआ लूजली पैक्ड का? इसमें अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस मिलेंगे। इंटरसेल्युलर स्पेसेस मतलब दो सेल के बीच में कितना गैप है, तो इसमें लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये है कि आपकी पेरेन्काइमा क्योंकि अभी तक पूरी तरह स्पेशलाइज नहीं हुई है, लेकिन पेरेन्काइमा क्या करती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशन लेना शुरू कर देती है, बिकॉज अभी वो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनने पे आ रही है। ओके, तो एक तरह का स्पेशलाइजेशन है कि अगर पेरेन्काइमा सेल ने क्लोरोफिल ले लिया अपने अंदर, तो अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, राइट? ऐसी सिचुएशन में हम उस स्पेसिफिक पेरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन, क्लोरोफिल, ओके, द सेम थिंग। सेकेंड टाइप है जब उसके अंदर अगर पेरेन्काइमा जो आपने मैंने बताया आपको वैक्यूल है, अगर उसके वैक्यूल में उसने एयर फिल कर लिया तो लार्ज एयर कैविटीज हो गई उसके अंदर। अगर लार्ज एयर कैविटी सेल में है तो बट वेरी ऑब्वियस वो बलून के जैसी हो जाएगी और बायंसी प्रोवाइड कर सकती है। बायंसी की जरूरत किसको होती है? हमारे एक्वेटिक प्लांट्स को, लाइक लोटस, लिली, उनको फ्लोट करना है पानी के ऊपर, तो बायंसी के लिए उनको लार्ज एयर पॉकेट्स चाहिए। तो वो पेरेन्काइमा जो अपने अंदर लार्ज एयर कैविटी को रखती है और प्लांट को बायंसी प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। अगेन क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल है इसलिए, एरेन्काइमा एयर है इसलिए। ठीक है, तो ये एक्वेटिक प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट योर पेरेन्काइमा। मिलता कहाँ कहाँ है? पेरेन्काइमा आपको ज्यादातर सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट में मिलेगा, फ्रूट के अंदर, रूट में, फ्लावर में, लीफ में। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे भी फिलिंग की जरूरत है वहां पे पेरेन्काइमा पहुंच जाता है। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, ये स्टोर भी कर रहा होता है, क्योंकि फ्रूट में, वेजिटेबल में क्या होगा, वहां पे स्टोरेज होगी स्टार्च की। कौन करेगा? मेरा फिलिंग अप सेल पेरेन्काइमा। ओके, तो इसका काम है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, अदरवाइज ऑर्गन्स हॉलो रह जाएंगे। फिलअप कर रहा है तो इसने सॉलिडिफाई किया, थोड़ा सा सपोर्ट दिया प्लांट पार्ट को, और साथ में ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर कर सकता है। स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हो उन सब में स्टार्च स्टोर है, और वो कौन से सेल्स हैं? मेनली पेरेन्काइमा सेल्स हैं। ओके, now let's see the second type of, see the picture, first see the picture. This is how your parenchyma look like. You can see these black areas, these are intercellular spaces. देखो कितना loosely packed है। ठीक है, ये अंडा जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो ना, इस तरह नजर आता है। देखो ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर आ रही है, और सेल का शेप क्या दिख रहा है? ऑलमोस्ट राउंड, राइट? इसको एक और नाम देते हैं आइसोडायमेट्रिक, बिकॉज ना ये एग्जैक्टली राउंड नहीं होते, एग्जैक्टली हेक्सागोनल नहीं होते, कुछ पॉलीगोनल से सेल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आइसोडायमेट्रिक या पॉलीगोनल सेल बोलते हैं। देखो कितनी सारी आपको एयर स्पेसेस दिख रही हैं।
ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत सारी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है समझने का भी पेरेन्काइमा को। थिन सेल वॉल मिले और इंटरसेलुलर स्पेस मिले तो आप समझ जाओ कि आपकी स्लाइड में पेरेन्काइमा सेल्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप की सेल्स जो कि है टिश्यू रादर, जो कि है कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा में भी सेल अभी लिविंग है। ठीक है, सेल अभी लिविंग है, पेरेन्काइमा भी लिविंग था, कॉलेनकाइमा भी अभी लिविंग है। एक स्टेज एडवांस हो चुका है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेल्स थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है और सेल वॉल पे इरेगुलर थिकनिंग नजर आती है। मतलब आप दिखाई दे रहा है कि हाँ जी सेल परमानेंट हो रहा है, वो सेटल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अभी लगातार सेल को डिवाइड करना है तो उसको सेल वॉल को थिकन करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, लेकिन अब सेल ने डिवीजन बंद कर दिया तो वो अपने सेल वॉल को थिकन कर सकता है, तो वो धीरे धीरे थिकनिंग शुरू होती है। पेरेन्काइमा में कोई थिकनिंग नहीं है, कॉलेनकाइमा में आपको कॉर्नर्स पे थिकनिंग मिलेगी। ठीक है, इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। सेल इलोंगेटेड है, उसमें सेल कैसी थी, पॉलीगोनल। ठीक है, और थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, क्योंकि अब ये पैक्ड होने लगा। अब देखो यहाँ पे, आप देखो, आपको देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस कम नजर आती है। दूसरा, आपको ये थिकनिंग नजर आ रही है। कैन यू सी दिस ब्लैक कलर, कैन यू सी, ये कॉर्नर में ये ब्लैक कलर थिकनिंग है, सेल वॉल एंगल्स पे थिकन हो रही है। लेकिन ये थिकनिंग किस चीज की हो रही है, ये थिकनिंग होती है एक स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस की, जिसकी वजह से इसका नाम कॉलेनकाइमा है। ये ग्लूई सब्सटेंस को हम बोलते हैं पेक्टिन। सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। अब ये टर्म आपने सुना होगा, पेक्टिन, PECTIN। पेक्टिन जो है ये ग्लूई सब्सटेंस होता है और इसी ग्लूई सब्सटेंस की वजह से आपके फ्रूट से जैम और जेली बन पाता है। वो जेली कैसे, जैम कैसा, ग्लूई सी चीज बनती है ना, बिकॉज उसमें वो पेक्टिन आता है। तो पेक्टिन ही वो डिपॉजिट होता है कॉर्नर्स पे, और इसीलिए इस सेल का नाम कॉलेनकाइमा है, क्योंकि कॉलन का मतलब ग्लू लाइक है। ठीक है, अब इसका क्या जरूरत है इस पेक्टिन की, उसका जरूरत जो है, पहले तो समझो कहाँ पे है ये मिलता है आपको नॉन वुडी पार्ट में। जो अभी प्लांट एकदम ब्राउन नहीं हुआ है पार्ट प्लांट का, अभी वुड नॉन वुडी है, ग्रीनी है। ठीक है, लीफ स्टॉक हो गया। लीफ स्टॉक मतलब लीफ स्टेम से जब जुड़ती है तो वहां एक छोटा सा ट्विग जैसा होता है ना, छोटा सा उसका आपको एक डंडी मिलती है ना, दैट इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड वेन्स ऑफ लीफ, ऑल दीज प्लेसेस आपको कॉलेनकाइमा मिलता है। लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन सेम, जरूरत क्या, जरूरत इसलिए है कि जब प्लांट आपका ग्रीन है, अभी ब्राउन नहीं हुआ, तो उसके अंदर इतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो है नहीं। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आती है, जैसे कोई आपकी गश ऑफ विंड है या कुछ भी थंडर स्टॉर्म है, ऐसी कंडीशन में फिर वो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा। तो आपने नोटिस किया होगा, रादर छोटे प्लांट बहुत आसानी से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो स्वे कर पाते हैं। विंड के साथ वो मूव करेंगे, फिर वापस बाउंस बैक कर जाएंगे, वो ऐसे हिल रहे होते हैं और टूटते नहीं है। वो उनका मुड़ना और ना टूटना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ग्लूई सब्सटेंस पेक्टिन की। तो ये प्लांट को प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट बिकॉज ऑफ द elasticity. So this particular substance, pectin, is responsible for providing elasticity, and that is why collenchyma is very very important tissue. ये जब प्लांट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैकेनिकली ट्री नहीं बना है, तब वो कैसे बाहर के मतलब एनवायरनमेंट को झेल पाता है, इतनी विंड एंड ऑल को झेल पाता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत इलास्टिसिटी है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो इट प्रोवाइड elasticity to plant without breaking. All right, now let us see the third type of permanent tissue, and that is sclerenchyma. scleren का मतलब क्या था, हार्ड। हार्ड कैसे होगा, सबसे पहले समझना है, हार्ड होता है ये लिग्निफाइड थिक वॉल की वजह से। दैट मीन्स ये वॉल जो ये रेड रेड आपको दिख रहा है ना, ये पूरा लिग्निन डिपोजिशन, थिक लिग्निन डिपोजिशन थ्रू आउट द सेल वॉल हो जाता है। मतलब अब कॉलेनकाइमा से और ज्यादा थिकनिंग हो गई, लिग्निन की थिकनिंग हो गई, अब हमारी ये सेल डेड हो जाती है। सो यहाँ से हमारा परमानेंट टिश्यू जो है डेड हो जाता है। दीज सेल्स आर डेड, दे आर पॉइंटेड एट बोथ एंड and thickened due to lignin. सेल्स कैसी नजर आएंगी, इलोंगेटेड एंड नैरो। नैरो क्यों नजर आएंगी, इलोंगेटेड तो समझ में आता है मुझे, नैरो क्योंकि यहाँ पे इतनी थिकनिंग है ना लिग्निन की, कि बीच में स्पेस ही नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये देखो ऐसा थिकनिंग हो जाएगी सेल्स में, राइट। तो बीच में बहुत स्पेस ही नहीं है, और इसीलिए वो फाइबर जैसी नजर आती हैं सेल्स, नैरो हो जाती हैं, इलोंगेटेड हो जाती हैं, तो फाइबर जैसी नजर आती हैं। याद रखना है कि ये सेल डेड होती है और थिकनिंग है इसमें लिग्निन की। लोकेशन कहाँ है,
अब इतनी थिकनिंग है लिग्निन की, बहुत स्ट्रांग है, तो ये काम क्या करेंगी, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो इनका लोकेशन मिलेगा आपको स्टेम में अराउंड वैस्कुलर बंडल, क्योंकि उसको संभालना है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैस्कुलर बंडल। वेन्स ऑफ लीफ के पास, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड जितना एंड नट्स, जितना ब्राउन पार्ट मिलता है ना वॉलनट के बाहर, वो इतना हार्ड सा बना होता है, सीड की कवरिंग देखिए कभी भी हार्ड होती है, दैट इज ऑल स्क्लेरेंकाइमा। आपका जब आपने देखा है कोई ड्राई कोकोनट, उसमें जो जूट फाइबर होते हैं दे आर स्क्लेरेंकाइमा। तो जहाँ पे भी मैकेनिकल सपोर्ट आ रहा है और हार्ड है सब कुछ, तो वो स्क्लेरेंकाइमा होगा। इसका काम है स्ट्रेंथ और टफनेस प्रोवाइड करना प्लांट को, ठीक है। अब समझो कि परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक में डिफरेंस कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है और ये कहीं पे भी जल्दी बच्चे डिफरेंस पढ़ते नहीं है। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, आपको बहुत सारे डिफरेंस आने चाहिए, 2 to 3 मार्क में ये डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट डिवाइड नहीं करती। इसमें सेल्स स्मॉल होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, सर्कुलर सी होती हैं। इसमें वेरिएबल शेप एंड साइजेस मिल सकते हैं परमानेंट में। इसमें सेल वॉल थिन है क्योंकि उसको थिकनिंग की टाइम ही नहीं है, लेकिन परमानेंट में सेल वॉल थिक हो जाती है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक में न्यूक्लियाई लार्ज है और परमानेंट में न्यूक्लियाई स्मॉल एंड स्लैश में बोलूंगी एब्सेंट। जहाँ सेल डेड हुई ना, जैसे आपकी स्क्लेरेंकाइमा, वहां पर आपको नहीं मिलेगा आपका न्यूक्लियस, राइट। वैक्यूल्स इसमें नहीं होते क्योंकि अभी उनको तेजी से काम करना है। यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि अभी ये स्टोरेज की सिचुएशन में आ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते क्योंकि वो तेजी से काम कर रही है, अभी फटाफट उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, तो वो तेजी से डिवाइड कर रही है। यहाँ पर अब वो परमानेंसी की कंडीशन में आते हैं, तो परमानेंट में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई रेट पे है, क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन यही तो कर रही है, लेकिन परमानेंट में बहुत लो रेट पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, रादर कुछ सेल्स तो डेड ही हैं। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आपके नहीं मिलते, ये सारे स्टोरेज की चीजें हैं, ये स्टोरेज की चीजें आपको परमानेंट में मिलेंगी। सेल इसमें अनडिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक शेप साइज या वर्क नहीं है सेल के पास मेरिस्टेमेटिक में, और डिफरेंशिएशन के बाद ही वो परमानेंट बन सकती है। सो परमानेंट में सेल होंगी डिफरेंशिएटेड। इसमें सिर्फ सिंपल टिश्यू मिलेंगे, इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके के टिश्यू मिल सकते हैं, राइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, अभी हमें समझना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो तरह के टिश्यू, एक जाइलम और एक फ्लोएम, राइट। ये इन्हीं दोनों टिश्यू को हम कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, इन्हीं को हम ये दोनों मिलके वैस्कुलर बंडल भी बनाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट कराना, ठीक है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब पानी को रूट से लेके लीफ तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। जाइलम में 4 तरीके के टिश्यू होते हैं, पेरेन्काइमा, फाइबर, वेसल एंड ट्रेकीज। रे सेल भी होती है, लेकिन रे सेल आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो यू कैन ओमिट इट। फ्लोएम में ये, इसका काम क्या होता है, एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम ना वेसल सिस्टम है, जैसे आपकी बॉडी में वेसल सिस्टम है ब्लड के लिए, राइट, वैसे ही प्लांट की बॉडी में वेसल सिस्टम है। एक वेसल सिस्टम है पानी को रूट से लीफ तक पहुंचाने के लिए, दूसरा वेसल सिस्टम है क्योंकि लीफ में फूड बन रहा है, तो लीफ से लेके बाकी सारे ऑर्गन, सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड पहुंचाने के लिए, और वो वेसल सिस्टम कहलाती है फ्लोएम। फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 तरीके की सेल्स होती है, कंपेनियन सेल, फाइबर, पेरेन्काइमा। इसके पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम के पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। अगेन फाइबर भी दोनों में है, तो ये जाइलम फाइबर है, ये फ्लोएम फाइबर है। कंपेनियन सेल्स के साथ साथ इसमें हमारे पास रे सेल्स भी होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मिलता है हमें सीव ट्यूब और सीव सेल्स। तो बेसिकली 5 चीजें हो गई, 1 इज कंपेनियन सेल, सेकेंड इज फाइबर, थर्ड इज पेरेन्काइमा, 4 is sieve tube, and 5th is sieve cells, right? Now the thing is, ये 5 नाम आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, एनसीईआरटी में रे का कहीं मेंशन नहीं है, कोई भी रे सेल्स को मेंशन नहीं किया गया है, तो यू कैन ओमिट इट, ठीक है। अब हम जाइलम को समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, जब डायग्राम देखते हैं तो समझ में आता है। देखो वेसल जो है, वेसल एलिमेंट्स, इनमें देखो ये पिट्स नजर आ रही है गोल गोल से जो है, दीज पिट्स एक्चुअली कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं, ठीक है। ट्रेकीड्स कंपेरेटिवली पतले होते हैं, वेसल थोड़े थिकन होते हैं।
तो ये दोनों का काम है मेजर वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना। तो वेसल सिस्टम जो है ना ट्रेकीड और वेसल से बन रहा है। लेकिन उसके बाद हमारा फाइबर और पेरेन्काइमा का क्या काम है? फाइबर का काम है सपोर्ट करना। डू यू रिमेंबर स्क्लेरेन्काइमा किस तरह का दिखता है? फाइबर जैसा दिखता है। तो फाइबर्स हियर आर नथिंग एल्स बट स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। अगर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है तो वो तो डेड है, करेगा क्या? वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो फाइबर का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और पेरेन्काइमा का क्या क्या काम था? पेरेन्काइमा का काम था फिलिंग अप करना। आप ट्यूब में तो मुझे फिलिंग अप चाहिए नहीं, तो दूसरा क्या है? स्टोरेज। तो पेरेन्काइमा जो है यहाँ पर भी कुछ फूड मटेरियल का स्टोरेज करेगा। ठीक है, तो 4 तरीके की सेल हो गई, वेसल, ट्रेकीड, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। वेसल एंड ट्रेकीड जो है वाटर कंडक्शन कर रहा है, और आपका जो जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है, ये पेरेन्काइमा का काम है फूड स्टोरेज, फाइबर का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस तरह का आपको दिखता है जाइलम टिश्यू। ब्राउन क्यों है? ब्राउन इसलिए है कि अपार्ट फ्रॉम जाइलम पेरेन्काइमा रेस्ट ऑल सेल्स आर डेड। ठीक है, तो ट्रेकीड, वेसल और फाइबर्स तीनों डेड टिश्यूज हैं। फाइबर तो ऑब्वियसली स्क्लेरेन्काइमा है तो डेड ही होगा, और पेरेन्काइमा हमेशा लिविंग ही होता है। ट्रेकीड्स और वेसल डेड है। ठीक है, ना अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में हमारे पास है सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना? तो बेसिकली है कैसा? ये है ऐसा कि एक्चुअली एक ट्यूब बन रही है, लेकिन ये ट्यूब ना कंटिन्यूस नहीं है। इसमें जगह जगह पे ना ऐसी ऐसी एक प्लेट है जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं। ये बिल्कुल किसकी तरह दिखती है? जैसे आपकी चाय की छन्नी होती है। तो इसीलिए इस प्लेट का नाम होता है सीव प्लेट। इस प्लेट के प्रेजेंस की वजह से इस पूरी ट्यूब को सीव ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको? ये जो है ये सीव प्लेट है। सीव प्लेट की प्रेजेंस की वजह से इसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। ये जो डार्क ग्रीन कलर का है इसी में सीव प्लेट है, और इसीलिए इसको हम सीव ट्यूब बोल रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा फ्लोएम है ना वो लिविंग होता है। अब लिविंग होने के, अगर कोई सेल लिविंग होगी तो उसके पास न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अगर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो भाई वो तो उसके अंदर जगह ही नहीं होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा? अगर मुझे कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो मुझे तो वो हॉलो ट्यूब चाहिए। तो मैं क्या करूँ? इसमें क्या किया उन्होंने बहुत स्मार्टली, सीव एलिमेंट जो है ना आपका, इसमें से सारा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको जिंदा रहना है। इट्स अ लिविंग सेल। दैट्स वाई ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही है ना, दे शेयर देयर न्यूक्लियस विद द सीव सेल। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं, जो शेयर कर रही है इनको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। एक कंपेनियन की तरह ये अपनी सीव ट्यूब की सेल्स को लिविंग रहने में मदद करती है, इसीलिए इसको कंपेनियन सेल बोलते हैं। तो हर सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ आपको एक लेयर कंपेनियन सेल की दिखेगी। ध्यान से देखो, हर एक सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ ये कंपेनियन सेल मिल रहा है। तो सीव ट्यूब के एलिमेंट जो सीव सेल्स है, हर सेल के लिए आपके पास कंपेनियन सेल है, वो अपना न्यूक्लियस शेयर करती है। It helps sieve cells to stay alive. Okay, and since sieve complete tube has to transport the food, इसलिए ये क्या करते हैं, इसके अंदर से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, so that there is more space for transportation. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सीव सेल्स, जिससे मिलके आपकी सीव ट्यूब बनती है। कंपेनियन सेल बता दिया। अब इसके बाद इसमें क्या होता है? सेम चीज जो जाइलम में होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम अगेन स्टोरेज, और फ्लोएम फाइबर इसका काम अगेन आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फाइबर है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है, तो ऑब्वियसली इट विल बी डेड। ठीक है, सो ये एक एलिमेंट डेड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंट, फ्लोएम में बाकी सारे एलिमेंट लिविंग होते हैं। इतनी क्या जरूरत थी लिविंग बनाने की? जरूरत इसलिए थी क्योंकि जाइलम में जो वाटर का कंडक्शन होता है उसमें कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होती, लेकिन फ्लोएम में जो फूड का कंडक्शन होता है उसमें एनर्जी स्पेंड होती है। दैट्स वाई एनर्जी स्पेंड करनी है वहाँ पे, बाकी ऑस्मोसिस करनी है, तो हमें सेल को लिविंग रखना पड़ता है। दैट्स वाई इतना सब कुछ, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज, आपने कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताओ। आप कौन से टॉपिक पे आप चाहेंगे फर्दर क्लासेस, वो भी आप मुझे बताओ। अगर आपको कोई शॉर्ट में रिविजन क्लासेस चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो वो भी मुझे बताओ। प्लीज़ डू टेल मी वेदर यू लाइक इट और नॉट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।